गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम त्रिविम रसायन पढ़ रहे थे। त्रिविम रसायन के अंदर हमने समायता के प्रकार देखे थे। समायता के प्रकार के अंदर हमने देखा कि समायता जो है मेन प्रकार से दो प्रकार की होती है। पहली तो थी आपका संरचनात्मक समायता, दूसरा था आपका त्रिविम समायता। संरचनात्मक समायता के अंदर टोटल जो है 5 प्रकार की थी। स्थिति समायता, श्रृंखला समायता, क्रियात्मक समूह समायता, मध्यावता और चलायता। इसके बाद जो त्रिविम समायता थी उसके फिर दो पार्ट थे। एक थी आपकी विन्यासी समायता और एक थी आपके समरूपण समायता। उस विन्यासी समायता के अंदर भी फिर दो पार्ट थे। एक थी आपकी ज्यामितीय समायता और एक थी आपके प्रकाशिक समायता। ज्यामितीय समायता हमने पढ़ी थी। ज्यामितीय समायता के लिए दो शर्तें थी कि यौगिक के अंदर कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए और दूसरी शर्त थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हुई शेष दोनों संयोजकताएं भिन्न परमाणु या समूह से पूरी होनी चाहिए। इसके बाद बात की थी हमने एल्कीनों के अंदर किस प्रकार से ज्यामितीय समायता प्रदर्शित की जाती है, ऑक्सीजन यौगिकों के अंदर किस प्रकार ज्यामितीय समायता प्रदर्शित की जाती है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर किस प्रकार से ज्यामितीय समायता प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद पढ़ा था प्रकाशिक समायता क्या। प्रकाशिक समायता के लिए 3 शर्तें थी। प्रकाशिक समायता के लिए 3 शर्तें थी। 3 शर्तों के अंदर पहली शर्त ये थी कि सर प्रकाशिक समायता दर्शाने के लिए यौगिक या अणु के अंदर कम से कम एक किरल कार्बन या एक असमित कार्बन होना चाहिए। क्या था किरल कार्बन या असमित कार्बन? सर वो कार्बन जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है भिन्न परमाणु या समूह से पूरी हो। दूसरी शर्त थी कि ज्यामितीय प्रकाशिक समायता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक या अणु में कोई भी सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये सममिति के तत्व भी 3 थे। पहला था सममिति का तल, दूसरा था सममिति का अक्ष और तीसरा था सममिति का केंद्र। और लास्ट में तीसरी शर्त थी कि यौगिक या अणु में किरणता का गुण नहीं होना चाहिए, अर्थात वो अपने दर्पण प्रतिबिंब होते हुए भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीनों हमने सममिति के तत्व पढ़े। सममिति केंद्र क्या पढ़ा, सममिति अक्ष क्या पढ़ा, सममिति तल क्या पढ़ा। आज 2 चीजें और आ रही है। एक चीज है आपकी सापेक्ष विन्यास। इसके आगे एक बात और है और वो है आपका सापेक्ष विन्यास। क्या होता है सापेक्ष विन्यास, है ना? एक आएगा सापेक्ष विन्यास, इसके बाद एक चीज और आएगी निरपेक्ष विन्यास। सापेक्ष विन्यास सुना ध्यान से। सापेक्ष विन्यास होता है क्या? किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके आधार पर या उसके अनुरूप दूसरे के विन्यास का निर्धारण करना। वो चीज कहलाती है सापेक्ष विन्यास। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सुलेट कॉन्फ़िगरेशन। कि सर किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके अनुरूप किसी दूसरे का विन्यास निकालना। एक संरचना को जो है मानक, एक संरचना को स्टैंडर्ड मान लेना है और इसके अंदर जो संरचना को स्टैंडर्ड माना गया वो संरचना थी आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सी थी? ग्लिसरॉल्डिहाइड। वो जो संरचना मानक थी वो कौन सी संरचना थी? आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी फिशर द्वारा ये बात बताई गई कि किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके अनुरूप दूसरे के विन्यास का निर्धारण करना वो कहलाता है सापेक्ष विन्यास। ये इसके सापेक्ष जो है आपको मान के चलना। एक्चुअल में ग्लिसरॉल्डिहाइड होता क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर या उसका संरचना सूत्र होता है CHO, ये हो गया H, ये हो गया OH और ये हो गया नीचे आपका CH2OH। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड है मतलब एक CH2 समूह होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड CHOH OH CH2OH। इसको आधार मानकर या इसको मानक
निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एसिमेट्रिक कार्बन है। हम इस कार्बन को जो है पेयर कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर इस कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकता है वो भिन्न परमाणु या समूह से पूरी हो रही है। एक वैलेंस इसकी हाइड्रोजन से हो रही है, एक वैलेंस CH2 से हो रही है, एक वैलेंस OH से हो रही है और एक वैलेंस जो है इसकी CH2OH से हो रही है। तो ये एक जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड एक प्रकाशित समाज है। यहाँ पर अगर मैं कोई दर्पण लगा दूं, मान लो अगर यहाँ पर मैंने कोई मिरर लगा लिया है, तो मान लो अगर मैं जो है इसको अगर डी रूप ले रहा हूँ, ये अगर जो है वह असममित कार्बन है, इसलिए जो है प्रकाशित समानता को प्रदर्शित करेगा, ये डी रूप है, तो इसका L रूप क्या हो जाएगा, इसका दूसरा दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या हो जाएगा, ये OH जो है इधर आ जाएगा और ये H जो है आपका इस तरफ चला गया और नीचे क्या आ गया आपका CH2OH, है ना। ये डी रूप था तो ये कौन सा रूप हो गया आपका L। ये बात होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो इसके जैसा विन्यास होगा उसको हम डी रूप कहेंगे, जो इसके विन्यास से मिलेगा उसको हम कोई भी विन्यास कहेंगे। चाहे लैक्टिक अम्ल ले लें, लैक्टिक अम्ल में जो इससे समानता दर्शाता है, जैसे लैक्टिक अम्ल होता है CH3CHOH और नीचे हो गया COOH। H इधर है, OH इधर है, H इधर है, OH इधर है। अगर ये डी रूप है तो हम इसके आधार पर इस लैक्टिक अम्ल के विन्यास का निर्धारण करेंगे, तो इसको भी क्या कहेंगे कि सर ये क्या है, डी रूप। अगर यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगा दे उसके बाद जो है प्रतिबिंब रूप आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उस रूप से मिलता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, L। बस समझ में आई। सापेक्ष विन्यास कि सर किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके आधार पर या उसके अनुसार किसी दूसरे के विन्यास का निर्धारण निकालना, उस चीज को बोला जाता है सापेक्ष विन्यास। सापेक्ष ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष जो है हमें इस चीज को निकालना है कि एक संरचना को जो है स्टैंडर्ड मान लेना है और उसके अनुसार जो है दूसरे का विन्यास आपको ज्ञात करना है, तो वो चीज कहलाएगी आपकी सापेक्ष विन्यास, है ना। ये तो बात होगी कि सर सापेक्ष विन्यास है क्या। अब इसके नीचे एक चीज और आती है कि सर ये तो हो गया सापेक्ष विन्यास, एक और आता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष विन्यास, है ना। दोनों ध्यान में रखना, सापेक्ष विन्यास और ये हो गया आपका निरपेक्ष विन्यास। सापेक्ष विन्यास और ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष विन्यास। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सापेक्ष विन्यास को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आई मीन निरपेक्ष विन्यास जो होता है वो किसी अणु या यौगिक का, किसी अणु या यौगिक का वास्तविक विन्यास होता है। किसी अणु या यौगिक का वास्तविक विन्यास क्या कहलाता है, आपका निरपेक्ष विन्यास। वो वास्तविक विन्यास नहीं था, ये जो है किसी ने किसी के सापेक्ष था और हमने किसको सापेक्ष माना, ग्लिसरॉल्डिहाइड को सापेक्ष माना। ये सापेक्ष है कि किसी और के आधार पर जो है हम दूसरे के विन्यास का निर्धारण करेंगे। ये किसी और के आधार पर विन्यास का निर्धारण नहीं करना, ये जो है किसी अणु या यौगिक का जो है वास्तविक विन्यास है। अब इसके लिए शर्त क्या है कि अगर इसके अंदर हम किसी का विन्यास का निर्धारण करते हैं तो हम जो है इन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर, कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक है तो उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसको क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। परमाणु क्रमांक के आधार पर प्राथमिकता, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा है उसको नंबर 1 देना, इसके बाद नंबर 2 वाला, इसके बाद नंबर 3 वाला और इसके बाद नंबर 4 वाला। लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है उसको हम नंबर 1 पहली प्रायोरिटी जो है उसको देंगे। लेकिन एक शर्त है कि अंतिम प्राथमिकता वाला समूह, ना, इस बात को याद रखना कि अंतिम प्राथमिकता वाला समूह, अंतिम प्राथमिकता वाला समूह असममित कार्बन परमाणु के, अंतिम प्राथमिकता वाला समूह असममित कार्बन परमाणु के, असममित कार्बन परमाणु के सदैव कहां होगा, नीचे होना चाहिए। असममित कार्बन परमाणु के सदैव नीचे
दो बातें जो है आपको मेनली इसके अंदर याद रखनी है कि निरपेक्ष विन्यास होता क्या है। तो सर इस निरपेक्ष विन्यास जो है वो किसी अणु या यौगिक का जो है वास्तविक विन्यास है ना। ये कोई सापेक्ष किसी के और के आधार पर नहीं, ये अपने खुद के बलबूते पर खड़ा है और वो जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड पर आधारित है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास जैसा अगर डी रूप से मिलता है तो उसको डी कहेंगे, एल रूप से मिलता है तो उसको एल कहेंगे, वो किसी और पर आधारित है। ये जो है वो खुद का है, जो भी है इसके पास वो अपने खुद का है और किसी अणु या यौगिक का जो वास्तविक विन्यास है उसके लिए शर्त है कि इसके अंदर जो प्रायोरिटी देंगे वो परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रायोरिटी देंगे। जितना परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा उसको जो है नंबर 1 प्रायोरिटी दो, लेकिन अंतिम प्राथमिकता वाला समूह असममित कार्बन के सदैव नीचे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये ले लिया मैंने कार्बन, इस तरफ आ गया मेरे पास आयोडीन, इस तरफ आ गया मेरे पास क्लोरीन, इस तरफ आ गया मेरे पास फ्लोरीन, इस तरफ आ गया ब्रोमीन और इस तरफ नीचे आ गया मेरे पास फ्लोरीन। बताओ परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा किसका होता है सर? आयोडीन का होता है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देंगे? आयोडीन। आयोडीन के बाद कौन है सर? ब्रोमीन। तो नंबर 2 पे कौन आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन है सर? क्लोरीन। तो नंबर 3 पर क्लोरीन और लास्ट में जो है सबसे कम परमाणु क्रमांक यानी कि फ्लोरीन का होता है जो कि 9 होता है। तो ये जो है असममित कार्बन परमाणु के कारण आएगा नीचे। चक्र कैसे चलेगा? यहां से जो है ये यहां से ये हो जाएगा, ये हो जाने के बाद जो है आपका ये हो जाएगा क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्योंकि घड़ी जो है इस तरह घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बोलते हैं एस विन्यास। क्या बोलते हैं इसको? एस विन्यास। एक नाम और बात बताना भूल गया, इस निरपेक्ष विन्यास को आरएस विन्यास भी बोला जाता है। निरपेक्ष विन्यास को क्या बोला जाता है? आरएस विन्यास भी बोला जाता है। आरएस विन्यास को आरएस, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस विन्यास, अगर क्लॉकवाइज अगर कोई घूम रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? आर विन्यास। अब समझाए कि सापेक्ष विन्यास क्या है और निरपेक्ष विन्यास क्या है। सापेक्ष विन्यास जो है वो किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके आधार पर हम किसी और के अगर विन्यास का निर्धारण करें तो वो चीज कहलाती है सापेक्ष विन्यास। ये सापेक्ष विन्यास नहीं है, ये किसी अणु या यौगिक का जो है वास्तविक विन्यास है, मतलब जो भी है उसके खुद का है और इसका दूसरा नाम इसको आरएस विन्यास भी कहते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस विन्यास, क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर विन्यास। शर्त यह है कि इसको जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से प्राथमिकता देंगे। जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा उसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी दोगे, इसके बाद नंबर 2, लेकिन अंतिम प्राथमिकता वाला समूह यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे छोटा है उसको जो है आप हमेशा इस असममित कार्बन के कहां रखोगे? नीचे रखोगे। ना दाएं रखना है, ना बाएं रखना है, ना ऊपर रखना है, हमेशा उसको कहां रखोगे हुए आप? नीचे रखोगे। असममित कार्बन बात हो गई सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सापेक्ष विन्यास को इंग्लिश में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके आधार पर दूसरे का विन्यास निर्धारण करते हैं और मानक जिस संरचना को माना जाता है वो संरचना कौन सी आपकी? ग्लिसरॉल्ड है। निरपेक्ष विन्यास यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो किसी अणु या यौगिक का जो है वास्तविक विन्यास है। अब इसके बाद बात आती है रैसिमिक मिश्रण, रैसिमीकरण, चाहे तो रैसिमीकरण कहो या इसको बोलते हैं रैसिमिक मिश्रण। रैसिमीकरण कहें या इसको क्या कहते हैं? रैसिमिक मिश्रण। होता क्या रैसिमीकरण या रैसिमिक मिश्रण है ना? सुना, ऊष्मा या कुछ रासायनिक विधियों द्वारा, ऊष्मा या कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा, कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा ध्रुवण गुणक, ऊष्मा या कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा ध्रुवण गुणक, ध्रुवण गुणक यौगिकों का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्रुवण गुणक यौगिकों का ध्रुवण
ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ध्रुवण अघूर्णक घूर्णक यौगिकों का ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है? रश्मिक मिश्रण। एक ही लाइन के अंदर आप याद रखो कि रश्मिक मिश्रण या रश्मिकरण क्या होता है? तो सर ऊष्मा या कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तन होना। ध्रुवण घूर्णक क्यों है? इसका मतलब ध्रुवण घूर्णक का मतलब वो प्रकाशीय समानता को दर्शा रहा है, प्रकाशीय समानता को दर्शा रहा है। इसका मतलब एक उसका डी रूप प्राप्त हो रहा है और एक उसका जो है एल रूप प्राप्त हो रहा है। अगर ये कह रहा है कि ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ध्रुवण अघूर्णक में बदलना, मतलब ध्रुवण घूर्णक का मतलब एक डी था एक एल है, ये कह रहा है कि डी और एल का ध्रुवण अघूर्णक में बदलना, मतलब डी और एल को हम क्या करते हैं? दोनों को मिक्स कर दे, कुछ ऐसा करें कि डी और एल दोनों जो है वो क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, और डी और एल का जो मिश्रण होता है वो ही क्या कहलाता है? आपका रश्मिक मिश्रण। देखो ये अगर ध्रुवण घूर्णक है तो इसका मतलब ध्रुवण घूर्णक का मतलब प्रकाश के तल को घुमाएगा तो एक डेक्स्ट्रो में घुमाएगा और एक लियो में घुमाएगा। डेक्स्ट्रो यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लियो यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक। लेकिन ये कह रहा है कि ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ऊष्मा या कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तित होना, मतलब जो डी और एल अलग अलग थे उन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ऐसा कुछ करूं कि दोनों जो है वो क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। उसी चीज को बोला जाता है रश्मिकरण या रश्मिक मिश्रण। फॉर एग्जांपल के लिए इधर देखना, ये था मेरे पास C6H5, ये हो गया CH और यहाँ पर अगर COOH है तो मैं चाहूँ तो उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ COOH को, कोई दिक्कत नहीं है इसको इस तरह लिखने में। क्या कहूँगा सर? मैं इसको कहूँगा कि सर ये कौन सा रूप है? डी रूप है, क्योंकि HOH, ठीक है। इस तरफ जो है मैंने ले लिया वही C6H5, इसका प्रतिबिंब रूप ले लिया, तो ये जो है आपका OH हो गया, ये जो है आपका H हो गया। सेम लाइक दैट इसको लिखूंगा डबल बॉन्ड के साथ और ये हो गया COOH को जो है अपन इस रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ H इधर था, OH इधर था, तो ये D रूप है और ये जो हो गया वो आपका L रूप है। ये एक अम्ल है, लेकिन कौन सा अम्ल है? इस अम्ल का नाम है, इसको बोला जाता है मेंडेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? मेंडेलिक अम्ल है। ये मेंडेलिक का डी रूप है और वो जो है आपके मेंडेलिक का एल रूप। अब इसके अंदर देखना, अभी तो हमें जो है इसकी स्पष्ट पहचान है कि हाँ सर ये H इधर है, OH इधर है, मतलब ये डी रूप है, ये OH इधर आ गया, H इधर आ गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया इसका, प्रकाशीय समानता दर्शा रही है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। यानी कि अभी तक तो जो है डी और एल रूप दोनों क्या है? अलग अलग। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे को बताओ कि या तो मैं क्या करूं इसके अंदर से, देखो अभी अब तक हम जो है इसको डी और एल रूप में किसके आधार पर बांट रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन और OH के आधार पर। सर हाइड्रोजन इधर है तो ये डी रूप है, OH इधर है तो ये एल रूप है, इसमें इसका उल्टा हो गया तो सर ये एल रूप है। आप सोचो कि अगर इस चीज के अंदर यदि मैं यहाँ से H को हटा दूं या OH, दो में से किसी एक चीज को हटा दूं, तो क्या मैं इसको क्या डिवाइड कर पाऊंगा कि या इसकी पहचान कर पाऊंगा कि इसका डी रूप कौन सा और एल रूप कौन सा? ये बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये मेंडेलिक अम्ल का डी रूप है, इसका निर्धारण हमने किस आधार पर किया? केवल H और OH के आधार पर किया है, इन दो के आधार पर तो हो नहीं रहा। अब कुछ ऐसा करूं कि इसके अंदर से या तो OH हट जाए या H हट जाए, तो क्या हम इस विन्यास का निर्धारण कर पाएंगे या उसको पहचान पाएंगे कि डी रूप कौन सा है या एल रूप कौन सा? नहीं कर पाएंगे ना। कुछ ऐसा ही करते हैं। और ऐसा क्या करें? तो देखो यहां से जो है ये हाइड्रोजन अगर मैं चाहूं तो मैं निकाल लेता हूं, है हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, इसलिए हाइड्रोजन को निकाल दिया। भाई हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन जब भी निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है? H+ के रूप में निकलता है। अगर प्लस के रूप में निकलेगा तो कोई हवा में तो बैठेगा नहीं, कहीं कहीं जाके बैठाना पड़ेगा इसको, है ना। और कहां जाकर बैठा है? वहां जाकर बैठेगा सर जहां पर माइनस है, और माइनस कहां है? इस ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिए, इस पर क्या आ गया माइनस और इस कार्बन पर क्या आ गया प्लस। यह हाइड्रोजन आगे छूट गया किससे? इस ऑक्सीजन से, है ना। तो इसका जो है ये मध्यवर्ती रूप अपन बना देते हैं। ये हो गया C6H5, ये हो जाएगा इस
OH को अब इस तरफ ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया C, ऑक्सीजन इधर आ गया, इससे जुड़ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है आपका क्या है हो गया OH, यहाँ पर 1 2 और ये डबल बॉन्ड जो है आपके इस कार्बन के बीच में आ गया, है ना। तो ये जो है मेंडेलिक अम्ल का क्या रूप हो गया, DL ग्रुप। कौन सा रूप हो गया, DL ग्रुप, जो कि कौन सा है, मध्यवर्ती ग्रुप है। क्या है ये, मध्यवर्ती रूप है। और इस मध्यवर्ती रूप को ही क्या कहते हैं हम, रैसिमिकरण या रैसिमिक मिश्रण। क्या बोला जाता है इसको, रैसिमिकरण या रैसिमिक मिश्रण। देखो अब क्या हम इसकी पहचान कर पाएंगे कि ये मेंडेलिक अम्ल का डी रूप है या एल रूप है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे कोई पहचान थोड़ी होगी। पहचान तो सिर्फ H और OH के आधार पर हो रही है। अब यहाँ से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, अब हम ये कह नहीं सकते कि सर ये L रूप है या डी रूप है। अब हमने जो है इन दोनों को मिला दिया, मतलब ये कौन सा रूप हो गया, DL रूप हो गया। अब हम इसको ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये प्रकाशित समानता दर्शा रहा है, ये शायद दर्शाएगा ही नहीं। क्यों दर्शाएगा, ध्रुवण अपूर्ण हो गया। देखो आप, ध्रुवण पूर्ण होने के लिए, प्रकाशित समानता दर्शाने के लिए पहली शर्त है यौगिक के अंदर असमित कार्बन होना चाहिए। असमित कार्बन सर वो कार्बन है जिस कार्बन परमाणु चारों संयुक्तता भिन्न परमाणु समूह से हो। किसकी कहां हो रही है, आप देखो एक C6H5 से हो रही है, एक OH से हो रही है, और बची हुई दोनों संयुक्तता किससे हो रही है, इस नीचे वाले कार्बन से हो रही है। अब ये कैसा हो गया, ध्रुवण अपूर्ण हो गया। इसलिए जो है ये रैसिमिकरण कहलाता है कि ऊष्मा या कुछ ऐसी रासायनिक विधियों या कुछ ऐसा रासायनिक प्रभाव करे कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो है वो त्वरित गति से जो है किसमें बदल जाए, ध्रुवण अघूर्णक के अंदर। तो उस चीज को बोला जाता है रैसिमिकरण या रैसिमिक मिश्रण, है। इस बात को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर रैसिमिकरण क्या होता है या रैसिमिक मिश्रण क्या होता है। ये सारा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो सब था आपका प्रकाशित समानता के अंदर पढ़ रहे थे। किसके अंदर पढ़ रहे थे, प्रकाशित समानता के अंदर। अब लास्ट में जो है इस चैप्टर में अपनी एक समानता और बची है, और वो समानता बची है आपकी कौन सी, समरूपण समानता, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, समरूपण समानता। कौन सी समानता, समरूपण समानता। समरूपण समानता क्या होती है, ये समानता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है कैसा बंध हो, सिग्मा बंध, एकल बंध। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध हो, सिग्मा बॉन्ड या एकल बंध हो, उन्हीं यौगिकों के अंदर ये समानता पाई जाती है। और इस समानता के अंदर अगर एक समावली को दूसरे समावली में बदलना है तो वो मात्र जो है आपका रूम टेम्परेचर पर ही चेंज हो जाता है, और इसके लिए मात्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3 से 15 किलो जूल पर मोल। मात्र रूम टेम्परेचर पर ही एक समावली दूसरे समावली में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन और दूसरे कार्बन में मात्र सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है तो उसमें जो है इतनी ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी। तो समरूपण समानता क्या है, तो समरूपण समानता सर ये उन समावली यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बंध या एकल बंध होता है, और इसके अंदर सर एक समावली जो है वो दूसरे समावली के अंदर आसानी से जो है केवल कमरे के ताप पर ही रूपांतरित हो जाता है, और मात्र इसके लिए ऊर्जा कितनी चाहिए अपने को, 30 से 15 किलो जूल मोल। अब इस समरूपण समानता के अंदर हम याद को पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर आपको पढ़ना है एथेन में समरूपण। किसमें समरूपण पढ़ना है, एथेन में समरूपण। एथेन में समरूपण, एथेन क्या होता है, एथेन का फार्मूला क्या है, आसानी सूत्र से एथेन का होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। देखो C2H6 से मतलब इसमें समरूपण समझना, इसमें ये आगे वाला कार्बन हो गया, इस कार्बन के साथ जो है ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु, एक, ये 2 और ये नीचे वाला हो गया 3। भाई 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन आगे है और एक कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जो है दूसरा कार्बन जो है इसमें बिल्कुल बैक में इस तरह से, है ना। 11 हम पढ़ चुके हैं, ये समरूपण समानता बिल्कुल जो है आगे वाला कार्बन ये आगे है और पीछे वाला कार्बन बिल्कुल इसके पीछे, जो हमें दिखेगा कि जैसे आपको पुस्तक में 4 शेप होते हैं, लेफ्ट राइट और आगे वाला दिखता है फ्रंट वाला, लेकिन बैक वाला जो है बिल्कुल उसके पीछे वो दिखता नहीं। उसी प्रकार से जो है पीछे वाला कार्बन जस्ट पीछे है, और पीछे वाले कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन भी इन्हीं हाइड्रोजन के पीछे है। केवल जो है मैं इसको शो कर रहा हूं, है ना, ये हमें दिखते नहीं है, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, है ना, ये वाला।
जिस तरह आगे वाले कार्बन ने अपने पीछे वाले कार्बन को पूरी तरह से ढक दिया, उसी प्रकार आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं ने पीछे वाले कार्बन परमाणु को भी पूरी तरह से ढक दिया। होता क्या एथेन में समरूपण की सर, यदि अग्र कार्बन है ना, अग्र कार्बन मतलब आगे वाले कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु अगर पश्च कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को पूरी तरह से ढक दे तो ऐसा समरूपण क्या कहलाता है? आपका ग्रसित समरूपण कहलाता है। कौन सा समरूपण कहलाता है? ऐसा ग्रसित समरूपण। फिर से बोल रहा हूं कि यदि आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु यदि पश्च कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को पूरी तरह से क्या करे? ढक दे, तो ऐसा समरूपण कहलाता है ग्रसित समरूपण। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आगे वाले कार्बन को कांस्टेंट कर रहा हूं और पीछे वाले कार्बन को थोड़ा सा जो है रोटेट करवा रहा हूं, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु जो है बीच में आ जाएंगे। जैसे कि ये आगे वाला कार्बन है, इसके ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु जो है एक ये हो गया, एक ये हो गया दूसरा, और एक जो है ये तीसरा हो गया। अब कार्बन के पीछे कार्बन दिखेगा नहीं, कार्बन को पीछे वाले को रोटेट करवाया तो ये जो है बिल्कुल इसके बीचों बीच आके रुक जाएंगे। एक यहाँ पर आकर रुक गया, एक आपका यहाँ पर आकर रुक गया, और एक आपका यहाँ पर आकर रुक गया, है ना? तो यदि अगर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पश्च कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को पूरी तरह से ढक दें तो ऐसा समरूपण ग्रसित। और यदि अगर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य में पश्च कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो ऐसा समरूपण क्या कहलाता है? संतृप्त समरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा समरूपण? संतृप्त समरूपण कहलाता है। क्लियर बात? और इन दोनों समरूपणों के अंदर देखें तो स्थायी कौन सा है? स्थायी होगा, देखो ग्रसित समरूपण के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है बिल्कुल पास पास है। अगर समान समूह पास पास में है तो क्या होगा सर? प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ग्रसित के अंदर समान समूह पास पास में यानी प्रतिकर्षण बढ़ा। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होता है उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है? ऊर्जा। और किसी अणु या यौगिक की जितनी ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व भी उतना ही क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? उसका स्थायित्व उतना ही कम है। तो ग्रसित के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य दूरी बहुत ही कम है, समान समूह बिल्कुल पास पास में होने से उनके अंदर प्रतिकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। जितना प्रतिकर्षण बढ़ेगा उतनी ज्यादा उनकी ऊर्जा होगी, और जितनी हमेशा किसी अणु या यौगिक की ऊर्जा होती है उसका स्थायित्व उतना ही क्या होता है? कम होता है। अगली बात समझिए, ये था आपके एथेन में समरूपण, और इस समरूपण को जो है न्यूमैन ने समझाया था, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। है बोर्ड में अगर प्रश्न पूछे कि न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा आप एथेन में समरूपण समझाओ, तो ये न्यूमैन द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। आई बात समझ में? चलो ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर। बाकी आगे का जो है आगे का जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पॉलीमर। आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना के आप इसके प्रश्न उत्तर देना। ओके, थैंक यू।